आपके सामने लाया हूं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखते हैं कि विश्व में जो भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है उसमें पुर्तगाली तथा स्पेनी ये दो ऐसे देश होते हैं जो कि इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और नए नए समुद्री मार्गों की स्थापना, नए नए समुद्री मार्गों की खोज करते हैं। इसमें अगर देखा जाए भारत की ओर सबसे पहला जो समुद्री रास्ते की खोज करने का प्रयास किया जाता है वो किया जाता है पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर की उपाधि के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो नए समुद्री रास्तों की खोज के लिए निकलता है वो 1487 ईस्वी में, जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ये पहला व्यक्ति होता है जब पुर्तगाल के लिस्बन से निकलता है, पुर्तगाल के लिस्बन से निकलता है और पहुंचता है अफ्रीका के सबसे दक्षिणी तट पर, जिसका नाम होता है उत्तर माशा अंतरीप। वो यहां से निकलता है और पहुंचता है उत्तर माशा अंतरीप, जिसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप। और इसकी खोज जो होता है वह 1487 ईस्वी में करता है। और इसके बाद दूसरा व्यक्ति जो निकलता है भारत की ओर से, भारत की खोज करने के लिए, वो होता है स्पेन का कोलंबस। लेकिन वो भारत की पहुंचने के बजाय वो पहुंच जाता है मध्य अमेरिका, जहां पर वो जो होता है अमेरिका की खोज करता है। इसके बाद अगला व्यक्ति 1497 ईस्वी में निकलता है, वो पुर्तगाल से ही, जिसका नाम होता है वास्को डिगामा, जिसे भारत की खोज का श्रेय भी जाता है और कहा जाता है भारत की खोज किसने किया, तो सही उत्तर होता है वास्को डिगामा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आता है और वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के तौर पर वो भारत पहुंचता है। और यह जो है वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक, जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से उत्तर माशा अंतरीप से होते हुए ये पहुंचता है भारत पहुंचता है। और ये पहुंचता है कालीकट के तट पर, जिसका नाम होता है कप कडाबू पर पहुंचता है। तो वहां के उस समय शासक होते हैं जिनकी पैतृक उपाधि होती है जमोरिन। और यहां पर पहुंचते ही वह जमोरिन से मिलता है और जमोरिन जो होता है उसका अत्यधिक जोर शोर से एकदम स्वागत करता है। और इस प्रकार से वह वहां पर पहुंचने के बाद मसालों के लिए उनसे आग्रह करता है और उसे मसालों के व्यापार के लिए अनुमति वहां पर मिल जाती है। और इस प्रकार से वास्को डिगामा मसाले लेकर पुनः भारत से वापसी करता है और 1499 ईस्वी निकलता है। 1497 ईस्वी में और पुनः वापसी जो होती है वो होती है 1499 ईस्वी में। और उसके बाद जब वो लिस्बन पहुंचता है तो वहां उसे पुनः बेचता है और उसे बेचने के उपरांत यात्रा के खर्च को छोड़कर लगभग 60 गुना अधिक लाभ होता है। और उसके बाद वास्को डिगामा काली मिर्च से अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है और फिर से अगर देखा जाए तो वापस आता है अगली बार 1503 ईस्वी में। और इससे पहले अगर पूछा जाता है, जैसे इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, कि वास्को डिगामा किस जहाज से भारत आया था, तो उस जहाज का नाम है हेक्टर, अर्थात कि हम उसके लिए जवाब दे सकते हैं हेक्टर नामक जहाज से वास्को डिगामा भारत आया। और फिर प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डिगामा सबसे पहली बार कहां पर पहुंचा, तो इसका सही उत्तर है कालीकट। और उसके बाद किस बंदरगाह पर पहुंचता है, तो इसका नाम होता है कप कडाबू। और किसने स्वागत किया, तो उसका सही उत्तर होता है जमोरिन। नाम तो जमोरिन नहीं होता है, उसकी पैतृक उपाधि होती है, लेकिन प्राय ऐसा पाया जाता है कि उसका सही नाम जो होता है ऐसा कहीं किसी इतिहास में वर्णित नहीं होता है, लेकिन इसकी उपाधि के नाम से ही इसे जाना जाता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि वास्को डिगामा भारत क्यों आया, तो वास्को डिगामा जो भारत आता है वो मसालों की खोज में आता है और वह जो भारत से ले जाता है सबसे पहले ले जाता है वो काली मिर्च होता है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि उसे कितना लाभ होता है, तो उसका जो सही उत्तर है कि
कि वो यात्रा का खर्च निकालने के बाद लगभग 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त करता है। अगर देखा जाए जो दूसरा व्यक्ति भारत आता है उसका नाम होता है पेट्रो, उसका नाम होता है पेट्रो अल्वारेज कैब्रल। ये दूसरा व्यक्ति होता है जो भारत आता है जो 15 ईस्वी में, अर्थात कि पेट्रो अल्वारेज कैब्रल जो होता है दूसरा पुर्तगाली यात्री होता है जो भारत पहुंचता है। और उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। उसके बाद अगर देखा जाए 1505 ईस्वी में, तो 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम होता है फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये पहला आधिकारिक व्यक्ति होता है जो कि भारत आता है और इसका मूल उद्देश्य होता है भारत में शांतिपूर्ण व्यापार करना। और फ्रांसिस डी अल्मेडा आते ही ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति की शुरुआत करती है, अर्थात इसे कहा जाता है शांत जल की नीति। कभी कभी ये लगातार प्रश्न बने हुए हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला कौन सा शासक था, कौन सा गवर्नर था, तो उसका सही उत्तर होता है फ्रांसिस डी अल्मेडा। बात आती है ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, तो इसका जो सही उत्तर होता है ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो हिंद महासागर पे एकाधिकार प्राप्त कर वहां पर शांति पूर्व व्यापार करना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। और 1508 ईस्वी में इसी के तहत अगर देखा जाए तो 1508 ईस्वी में 1508 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम कहा जाता है चौल का युद्ध। और इस चौल के युद्ध में फ्रांसिस डी अल्मेडा गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना से वो पराजित होता है। और इस प्रकार से इसमें इसका एक बेटा भी होता है जो कि मारा जाता है। और इसके बाद 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को परास्त करके पुर्तगाली प्रभुसत्ता की स्थापना करता है। और उसके बाद यह उसे पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित कर देता है। और फिर दूसरा जो यहां पर आता है गवर्नर बनकर, उसका नाम होता है अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत आता है और अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को भारत 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आता है। और यही जो होता है पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने पुर्तगाली शक्ति की स्थापना कहा जाता है। और 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से गोवा को प्राप्त करता है, अर्थात गोवा पर विजय प्राप्त करता है। और उसके अलावा अल्बुकर्क जो होता है वो विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेवराय अर्थात कि विजयनगर नगर के शासक कृष्णदेवराय से भटकल, कृष्णदेवराय होते हैं जिनसे कि भटकल का क्षेत्र जो होता है वो प्राप्त करता है और वहां पर जो है यह एक किला का निर्माण करता है। फिर 1511 ईस्वी में इसने दक्षिण पूर्व एशिया पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा और वहां की सबसे बड़ी मंडी जो होती है जिसका नाम होता है मलक्का, उस पर अधिकार प्राप्त करता है। अर्थात अगर देखा जाए तो 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। और मलक्का पर अधिकार करने के बाद इसने वहीं पर एक हार्मुज जो जलसंधि पाए जाते हैं वहां पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? अल्बुकर्क। तो ये कभी कभी भी ये प्रश्न बने हुए हैं कि मलक्का पर किस गवर्नर ने अधिकार किया था, तो उसका सही उत्तर जो होता है वह होता है अल्बुकर्क। और इसके बाद अगला जो इसका अभियान होता है वो होता है फारस की खाड़ी पर स्थित हार्मुज, जो कि 1515 ईस्वी में इसने हार्मुज पर अधिकार कर लिया।
और इस प्रकार से हारमोस पर अधिकार करने के पश्चात जो होता है वह पूर्ण रूप से इसे और ज्यादा मजबूत बना लेता है। अब क्या होता है कि अल्बुकर्क की अगली जो नीति होती है वो होती है पुर्तगाली की अस्थायी रूप से भारत में स्थापना करना। और इसलिए उसने पुर्तगालियों से यह आह्वान करता है कि पुर्तगाली जो जनसंख्या है वह भारतीय महिलाओं से शादी करें और पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि करें। 1515 ईस्वी में इसका एक और लक्ष्य होता है, भारत में पहला चर्च का निर्माण किया जाता है। भारत में 1515 ईस्वी में ही प्रथम चर्च की स्थापना होती है और यह होती है सेंट जेवियर चर्च की स्थापना, वो भी गोवा में होती है। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च की स्थापना गोवा में होती है और इसका नाम होता है सेंट जेवियर चर्च। इसका जो नाम है वो है सेंट जेवियर चर्च। और सेंट जेवियर चर्च की स्थापना करने के बाद इसने उस क्षेत्र में जो होता है सती प्रथा को प्रतिबंधित भी किया और उसके बाद इसने पुर्तगालियों को की शक्ति जो होती है वह स्थापित कर देता है। और जो सबसे बड़ी शक्ति होती है उस समय पुर्तगालियों की वो होती है जल शक्ति। और इस जल शक्ति के कारण ही उसने क्या किया, संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर अपना एकाधिकार प्राप्त किया। और फिर अगला शासक जो बनकर आता है नूनो दी कुन्हा, जो तीसरा जो गवर्नर बनकर आता है उसका नाम होता है नीनो दी कुन्हा। और यह व्यक्ति भारत में आता है और इसने 1530 ईस्वी में जो इसकी सरकारी कार्यालय अभी तक हुआ करते थे, इसका व्यापारिक केंद्र पुर्तगाल का हुआ करता था जिसका नाम कोचीन था। क्योंकि सर्वप्रथम अगर देखा जाए पुर्तगालियों ने अपनी जिस कंपनी की स्थापना जो करते हैं वो करते हैं कोचीन में, अर्थात कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना जो होती है वह कोचीन में होती है। ये भी बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहां होती है, तो उसका नाम होता है कोचीन। और उसके बाद यह कोचीन में जो स्थापित होते हैं वो 1503 ईस्वी में। उसके बाद जो द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है वो होती है द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी कन्नूर में होती है। 1505 ईस्वी कन्नूर में होती है। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं दोनों से पूछा जाता है वो होता है कोचीन और कन्नूर। पहली फैक्ट्री कोचीन, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर। तो अगला जो हमारा व्यक्ति होता है वो होता है नूनो दी कुन्हा। आइए दोस्तों, तो हमारे दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे ढेर सारा शेयर करें, जिससे कि यह और ज्यादा आगे बच्चों तक पहुंच सके। ऐसे बच्चे जो कि क्लास लेने में सक्षम नहीं होते हैं वो भी इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर सके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीनो दी कुन्हा के बारे में बात करते हैं। और 1530 ईस्वी में नूनो दी कुन्हा ने कोचीन जो केंद्र होता था, व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों का कोचीन हुआ करता था, वो कोचीन से ट्रांसफर कर देता है और कहां ले जाता है, गोवा। इस प्रकार से अब व्यापारिक केंद्र जो होता है पुर्तगालियों का वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार से गोवा जो होता है भारत का पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन जाती है। और कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर
1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर अधिकार कर लेते हैं, और जो कि अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था और समृद्ध क्षेत्र था, और 1535 ईस्वी में दीव पर भी अधिकार कर लिया। 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लेते हैं, और इसके बाद उसने कृष्णा बेसिन के बीच में समझौता होती है मुगल शासक बहादुर शाह से, और इस प्रकार से इस प्रथम बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो जाता है, और बाद में बहादुर शाह जो था वो समुद्र में डूब कर मर जाता है। और इसके बाद समुद्रिक भारत साम्राज्य में एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी जो होती है, समुद्री भारतीय साम्राज्य जो होता है पुर्तगालियों का, उसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी कार्टेज, आर्मेडा और काफिला व्यवस्था को स्थापित करते हैं, और उसके बाद सागर के स्वामी कहे जाने लगते हैं। कार्टेज और आर्मेडा व्यवस्था जो होती है उसे उचित ठहराते हुए इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, ऐसा पुर्तगालियों ने एक नियम लागू किया। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पुर्तगाली शक्ति पूर्ण रूप से भारत में व्यापार पर अपना कब्जा स्थापित कर लेती है। और इसके बाद 1508 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना जो होती है, 1508 ईस्वी में 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना जो होती है वो भारत में गोवा नामक स्थान पर हो जाती है। और इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जिसका नाम होता है सेंट जेवियर, वो भारत इसमें आता है। 1560 में ही धर्म न्यायालय की स्थापना होती है, कहां पर? गोवा में। और 1560 ईस्वी में ही सेंट जेवियर भारत आया, और इस प्रकार से जो होता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में तीव्र गति से शुरू हो जाता है, और पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय भी दिया जाता है। और इस प्रकार से पुर्तगाली जो होते हैं भारत से व्यापार करना शुरू कर देते हैं, और पुर्तगाली जो होते हैं भारत में विभिन्न विदेशी जो फसलें होती हैं उसे भी लाने का श्रेय जाता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो पुर्तगाली जो होते हैं मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लाते हैं और भारत में लगाते हैं, और उसके साथ साथ भारत में पहली बार प्रिंटिंग की छपाई जो होती है उसकी शुरुआत भी पुर्तगाली ही करते हैं। इसके अलावा अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा आदि सभी चीजें जो होती है वो पुर्तगालियों की देन है भारत में। और इन सब के उपरांत जो होते हैं वो भारत से व्यापार करते हैं और व्यापार से अत्यधिक लाभ कमाते हैं। अब बात किया जाए तो यूपी SSSC लोअर में अगर देखा जाए 2016 में यह प्रश्न बना था कि काजू का भारत में पहली बार परिचय किसने करवाया, तो उसका सही उत्तर होता है पुर्तगाली। और इस प्रकार से पुर्तगाली जो होते हैं भारत में काजू का पहली बार परिचय करवाते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से किस सन में पुर्तगाली अपनी फैक्ट्रियां कहां पर स्थापित करते हैं। तो उसे देखा जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं और उस पे पुर्तगाली कंपनियों को स्थापित करते हैं। तो हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में कहां कहां पर अपनी कंपनियां और कब स्थापित की। तो सबसे पहली कंपनी वो कोचीन में स्थापित करते हैं जो 1500 ईस्वी में स्थापित करते हैं। ये बस्तियां हैं। इसके बाद जो दूसरी बस्ती स्थापित होती है वो कन्नौर में होती है जो 1501 ईस्वी में होती है। और उसके बाद धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में फैलना शुरू कर देते हैं। दीव में 1535 ईस्वी में पहुंचते हैं, गोवा में 1510 ईस्वी में पहुंचते हैं, बॉम्बे में 1633 ईस्वी में पहुंचते हैं, दमन में 1558 ईस्वी में पहुंचते हैं।
इसके बाद कालीकट में 1498 ईस्वी में ये पहुंच जाते हैं और 1505 में कोलंबो श्रीलंका में स्थापित होते हैं। गाले में 1507, मतारा में 1507, त्रिंकोमोल में 1522 और नागपट्टनम अर्थात कि भारत के पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले 1507 ईस्वी में नागपट्टनम में पहुंचते हैं। इसके बाद हुगली में 1537 ईस्वी में पहुंचते हैं। एक और दिलचस्प कहानी है बॉम्बे की। तो बॉम्बे की बाद में इन्होंने अपनी जो राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह जो था वो जॉर्ज पंचम से किया था और उसके बाद बंबई को पुर्तगालियों ने पट्टे में दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, सॉरी ब्रिटेन के राजा को। तो इस प्रकार से ये पुर्तगालियों की कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ साथ शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के मजेदार वीडियो हम हमेशा आपके लिए डालते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।